नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जी तथा नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि मेडिकल में आया हुआ है। तो क्या है, वंडर वाल्स गैस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus A upon V square V minus B is equal to RT, where P is the pressure, V is the volume and T is the absolute temperature. A, B and R are constants. The dimension of A R. तो ये जो वंडरवाल गैस इक्वेशन दे रखा है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT, जिसमें P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है और R क्या है, ये गैस कांस्टेंट है और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और A और B एंड R ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि A का डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो हमको A का डायमेंशन इसमें फाइंड करना है। जब A का डायमेंशन पूछा तो इसका मतलब जो डायमेंशन P का होगा वही डायमेंशन A अपॉन वी स्क्वायर वाले फैक्टर का होगा, क्योंकि हम लोग जो सेम डायमेंशन वाले टर्म जो होते हैं उन्हीं को जोड़ते घटाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग किलोग्राम में मीटर जोड़ दोगे या फिर मीटर में आप लोग सेकंड जोड़ दोगे। मीटर में मीटर जोड़ सकते हैं, किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ सकते हैं और सेकंड में सेकंड जोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही जो P का डायमेंशन होगा वही A अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, जो V का डायमेंशन होगा वही B का डायमेंशन होगा और जो RHS का डायमेंशन निकल के आएगा वही LHS का डायमेंशन निकल के आएगा। तो समझते हैं इसको कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इस वंडरवाल गैस इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो हमको पता है बड़े अच्छे से, जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस को समझा था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसमें जो P का डायमेंशन होगा वही A अपॉन वी स्क्वायर का भी डायमेंशन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर। जो P का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होना चाहिए, A अपॉन वी स्क्वायर का। किससे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो हमको P पता है क्या है, P प्रेशर है, A यहाँ पे कांस्टेंट है, V क्या है, वॉल्यूम है। तो हमको पता है प्रेशर क्या होता है, द अप्लाइड फोर्स एट पर यूनिट एरिया अपॉन A। ये क्या होता है, प्रेशर। तो और A क्या है, A तो यहाँ पे कांस्टेंट है और V क्या है, वॉल्यूम। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखें इधर, तो जो F है, F का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होता है। क्या होता है, MLT माइनस 2 होता है अपॉन क्या है, A क्या है, एरिया। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर। क्या आपको पता है, हम लोग एरिया निकालते हैं लंबाई चौड़ाई करके निकालते हैं ना। और इज इक्वल टू क्या है, A। तो A तो ऐसे ही लिख देते हैं आप लोग, और अपॉन क्या है, वॉल्यूम। तो हमको पता है हमने वॉल्यूम का डायमेंशन निकाला था, L क्यूब आया था, उसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर आ रहा है। और अब इसको जब आगे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ML। तो M का तो केवल यहीं पर, नीचे तो कुछ है नहीं, तो M ऐसे लिख देते हैं। L का 1 है और नीचे L का 2 है। अब 2 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, L का -1, क्योंकि प्लस का 2 नीचे है और ऊपर किसका है, प्लस का 1 है। अभी प्लस का 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। T का -2 है, नीचे T का है ही नहीं, अपॉन क्या हो जाएगा, A अपॉन L का पावर 3 है और उसका पावर भी क्या है, 2। जब पावर होती है तो उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो L का पावर कितना हो जाएगा, 6। अब L का पावर 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो L का पावर -1 है और L का पावर 6 का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, L का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते तो आपस में जो पावर होती है वो जुड़ जाती हैं। और T का पावर कितना हो जाएगा, -2। तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है, ये किसकी डायमेंशंस आ गई हैं, जो कांस्टेंट A था उसकी डायमेंशंस हमारे पास आ गई हैं। क्या क्या आ गई हैं, जो मास में डायमेंशन इसका 1 आया है, लेंथ में डायमेंशन 5 आया है और टाइम में डायमेंशन कितना है, -2 आया है। तो फाइनली हमारे पास जो कांस्टेंट A है उसका डायमेंशन हमारे पास आ गया है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है इसमें। M का इसमें 1 है, L का 2 है, T का -2 है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि L का 5 है इसमें और इसमें L का 2 है। सेकंड देखते हैं, इसमें M का 1 ही है, L का 5 है और T का -2 है। M का 1, L का 5, T का -2। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका ठीक बैठ रहा है। तो जो कांस्टेंट A है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M1 L5 T -2। तो हमने फाइनली जो A का डायमेंशन निकाल लिया है। आगे देख रहे हैं तो ये इसमें मैच कर ही नहीं रहा है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक है, ये सेकंड जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कई बार इसमें B का भी पूछा गया है कि B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अगर हम लोगों को B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हमको पता है जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वो किसकी डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, B की डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो हमको पता है जो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L क्यूब। आपको पता है ना, इसे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करके निकालते हैं, और इंटू B।
तो हमारे पास जो बी का डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा एल क्यू। अगर इसमें बी का डायमेंशन पूछता तो कौन सा आ जाता, फिर इसमें डी आ जाता। समझ रहे आप लोग। फिर तो हम इस सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि मेडिकल में आया हुआ है। तो क्या है ये क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इज गिवन बाई v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हमको क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है किसी टाइम टी पे, उसका किस माध्यम से वेलोसिटी है, इस इक्वेशन के द्वारा उसका वेलोसिटी दिया जाता है किसी टाइम टी पे, किससे, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी से। और जहाँ पे ए बी और सी क्या है, ये कांस्टेंट है। तो हमको इन्हीं कांस्टेंट जो दे रखे हैं क्या, ए बी सी, इनका ही हमको डायमेंशन फाइंड करना है और इनमें से हमको करेक्ट ऑप्शन देखना है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, किसी समय टी पर वस्तु का वेग v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी है, जहाँ ए बी तथा सी नियतांक है, तो ए बी तथा सी की विमाएं क्रमशः क्या होंगी। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। तो यहाँ से हमको पता है जो v का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए टी का होगा और वही डायमेंशन b अपॉन टी प्लस सी का होगा। अब जो डायमेंशन t का होगा और वही डायमेंशन c का होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन के पदों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। तो जो LHS का डायमेंशन आएगा वही RHS का भी डायमेंशन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस में हम लोग v इज इक्वल टू ले लेते हैं ए टी। तो यहाँ से हम जो a कांस्टेंट जो दे रखा है, a जो नियतांक है, इसका हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो v तुमको पता है वेलोसिटी है और t क्या है, टाइम है। तुमको वेलोसिटी का डायमेंशन पता है क्या होता है, एल टी माइनस वन। इसमें हमने पीछे लास्ट वीडियो में निकाला था जो वेलोसिटी का डायमेंशन था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके। तो इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है और टी क्या है, टाइम, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसके अलावा जब हम लोग टी को इसके नीचे ले आएंगे, एल टी माइनस वन अपॉन ऐसे भी लिख देंगे इसको, और इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए। तो इसके अलावा हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर क्या देख रहे हैं आप लोग, एल टी का माइनस वन है और नीचे टी का प्लस वन है, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस टू, तो टी का माइनस टू हो जाएगा। तो हमारे पास जो कांस्टेंट ए है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। तो जो कांस्टेंट ए है उसकी डायमेंशंस हमारे पास आ गई हैं। अब ऐसे हम लोग बी की देखने के लिए क्या करें, तो बी की देखने के लिए इसको और इसको ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको सी का डायमेंशन ही पता होना चाहिए। तो हम इसमें जो टी और सी है इसमें ले लेते हैं। सेकेंड केस में जो टी का डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा, सी के डायमेंशन के बराबर के होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन होंगी तभी तो उनको जोड़ा जा रहा है ना। जो टी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, सी का होगा। तो टी क्या है, टाइम है, और सी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से फाइनली जो सी का डायमेंशन क्या आ गया है, टी आ गया है। सी का डायमेंशन कितना आ गया, टी आ गया। अब हम लोग को बी का और डायमेंशन और चाहिए, क्योंकि हमारे पास ए का तो आ गया और सी का भी आ गया है। इसके अलावा हमारे पास बी का डायमेंशन नहीं आया है, तो बी की डायमेंशन के लिए हम लोग इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को ले रहे हैं, क्योंकि इन दो, इसका भी जो डायमेंशन होगा और जो इसका डायमेंशन होगा दोनों का सेम होना चाहिए अगर इनको जोड़ घटा रहे हैं। तो v इज इक्वल टू, थर्ड टर्म में कौन कौन सा ले रहे हैं, v इज इक्वल टू b अपॉन टी प्लस सी। तो हमको वेलोसिटी का डायमेंशन तो पता है क्या होता है, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, बी का हमको निकालना है, टी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी होगा, प्लस सी का डायमेंशन हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं क्या, टी। तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू बी अपॉन टी को जोड़ भी देंगे तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। फिर भी इसका डायमेंशन क्या रहेगा, t ही रहेगा। समझ रहे आप लोग, क्योंकि दो तो न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी बट ऐसे जोड़ते ही नहीं चीज़ों को। तो एल टी माइनस वन और इस टी का इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये टी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। और यहाँ से हम लोग देखें तो एल टी का माइनस वन इधर है और टी का प्लस वन इधर है, तो ये कैंसिल आउट होकर टी का क्या हो जाएगा, 0, तो केवल एल बचेगा, क्योंकि टी का माइनस वन और टी का प्लस वन ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। तो हमारे पास जो बी का डायमेंशन वो क्या गया है, एल, और ए का डायमेंशन क्या गया था हमारे पास, एल टी माइनस टू। सी का डायमेंशन क्या गया, टी। तो हम चेक कर लेते हैं, ए का डायमेंशन क्या है हमारे पास, एल टी माइनस टू आया है। तो देखते हैं ए का डायमेंशन कहाँ पर है, एल टी माइनस टू। यहाँ पे देखो ए का डायमेंशन तो ये रहा एल टी माइनस टू, बी का डायमेंशन यहाँ पे एल है, तो हमारे पास ही बी का डायमेंशन एल ही आया है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और सी का डायमेंशन क्या है, टी, तो सी का डायमेंशन भी हमारे पास क्या आ गया है, टी आ गया है।
तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा। समझे आप लोग। तो क्योंकि हमने बी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन और ए का डायमेंशन अलग अलग फाइंड कर लिया और हमको पता था किसी फिजिकल इक्वेशन में जो भी जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो इस माध्यम से हम लोग काफी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बलाघूट। तो हमको पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहें टॉर्क का तो क्या हो जाएगा, आर क्या है, ये रोटेशनल एक्सिस से दूरी है तो इसको हम लोग एल में लेते हैं। उसके अलावा ये एफ क्या है, फोर्स। तो फोर्स का हमको पता है क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर हम लोग इसको इसी में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एम का तो 1 है, एल का 1 एक ये रहा और एल का 1 ये रहा, तो एल का 2 हो जाएगा, टी का -2 हो जाएगा। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या गया है, एम एल स्क्वायर टी -2। देख लेते इसमें कहाँ पे एम एल स्क्वायर टी -2, देखो ये रहा डी, एम एल स्क्वायर टी -2। तो इसका जो डी आंसर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।